हज़ार नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक एपिसोड लाएँ जिसके अंदर हम बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की हम बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर लाखों लोगों डायरेक्टली मुंसलिक होते हैं उनकी रोज़गार। फिर एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये फिगर करोड़ों में जाता है। पिछले 30-35 साल में पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक मेजर एम्प्लॉयमेंट, मनी जनरेशन, मनी एक्यूमुलेशन का फैक्टर रहा है और सरकार की कुछ पॉलिसीज़ पिछले 2.5-3 सालों से समझ नहीं आ रही थी इस मार्केट को, जिसकी वजह से मार्केट में तनाव भी था और मार्केट गिर भी रही थी। तो हमारे साथ आज एहसन मलिक भाई हैं। भाई, आने का आपका बहुत शुक्रिया, टाइम देने का शुक्रिया। दोबारा आपको दावत इसलिए दी है पूछने के लिए जी, बजट आ गया है, बजट की पॉलिसी सामने आ गई हैं, मार्केट नहीं बेहतर हो रही। मार्केट क्यों नहीं बेहतर हो रही रियल एस्टेट की? क्या सरकार अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर से नाराज़ है, नालां है, उसकी बातें सुनना चाहती है या कोई और वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, बात ये है, नो डाउट मैं डिफरेंट फोरम पे भी कहा कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 3 ईयर्स ये बजट पॉजिटिव था फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट की तरफ भी थोड़ा सा जाता है चीज़ें कि वो इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर पाए अपनी पॉजिटिविटी को, कि उन्होंने जो रियल एस्टेट को रिलीफ दिया, गवर्नमेंट भी उसको एक्सप्रेस कर सकती थी, अच्छा। बट उन्होंने नहीं किया। और कुछ थोड़ा सा मैं फॉल्ट समझता हूँ हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी का, कि वो भी लोगों को पॉजिटिविटी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। नहीं, क्या पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी क्या है, मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पहला ये था कि एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो कि 3, 5 और 7% के स्लैब के साथ थी ट्रांजैक्शन के ऊपर, वो अबॉलिश हो गई। वो नहीं देनी आपने? आपने नहीं देनी। अच्छा जी। वो 1 जुलाई 2025 से वो एप्लीकेबल नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो पहले 3%, 4% और 5% बायर के ऊपर थी, जिसको हम 236 के एडवांस टैक्स कहते हैं, जो बायर प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त पे करता था। उसको उन्होंने 50% कर नीचे ले आए। मतलब वो जो 3% था वो 1.5% हो गया, जो 4% था वो 2% हो गया, और जो 5% था वो 2.5% हो गया। ठीक है। इसके पीछे बैक एंड पे गवर्नमेंट का माइंडसेट ये था कि हम एंड यूजर को रिलीफ दे रहे हैं। अच्छा जी। उन्होंने ये जो पैसे यहां पे काम किए, वो उन्होंने 236C में सेलर के ऊपर ऐड ऑन कर दिए। एक थीम ये था कि असद अगर कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहा है तो कभी वो अपने वालिद से पैसे मांग रहा है, अपने भाई से पैसे ले रहा है, तो उसके पास कैपिटल कम होता है जब वो चीज़ परचेज कर रहा होता है। तो जब सेलर कोई चीज़ सेल कर रहा होता है तो उसके पास तो कैपिटल आ रहा होता है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई ये तो टैक्स है ही नहीं, ये तो एडजस्टेबल है। अब ये एक अलग डिबेट है कि वो कितना एडजस्ट होता है और कितना लोग उसको रिफंड ले पाते हैं। रिफंड तो मिलता ही नहीं है, वो तो नेक्स्ट ईयर के फिजिकल में एडजस्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम रिफंड करते हैं। अब आपने शायद अभी रिसेंटली देखा होगा, ये पिछले को 1 महीने से शबर दैदी साहब बड़ा डिफरेंट फोरम पे आके काफ़ी बातें करते थे। उनके ऊपर सुना कोई केस बन गया है कि अपने टेन्योर में उन्होंने सबसे ज़्यादा रिफंड उन्होंने इशू किए हैं, एफबीआर ने। वो केस ख़त्म भी हो गया? केस खत्म हो गया, बस फिर कनेक्टिविटी की बात है ना, वो कनेक्टिविटी की बात है, खत्म हो गया। बट उन्होंने अपने टेन्योर में सबसे ज़्यादा रिफंड उन्होंने दिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि एफबीआर रिफंड नहीं करता। जिसकी पहुंच है उसके घर पे चेक आ जाता है, जिसकी नहीं है उसके पैसे एफबीआर दबा के बैठा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक ये टैक्स कम हो गया, एफईडी अबॉलिश होगी। एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था असद, जो शायद मैं समझता हूँ अभी तक लोगों को पता नहीं, बल्कि मैं आपको मेंशन करूंगा, मेरे और आपके कॉमन दोस्त हैं तैयब पीरजादा साहब, सैयद ब्रदर्स वाले। मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि कल ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। बिल्ट अप प्रॉपर्टी में मेरे ख्याल में आप भी एग्री करेंगे कि उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और अच्छा काम करने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, डीएचए में मैं समझता हूँ वो नंबर 1 है बिल्टअप प्रॉपर्टी में। बिल्ट अप प्रॉपर्टी में सर, उनको पता ही नहीं था कि सेक्शन 159B एक इंसर्ट हुई है इस बजट में, जिसमें कि आप 15 साल पुरानी प्रॉपर्टी जब आप बेचेंगे तो आपको 236C विद होल्डिंग टैक्स एज ए सेलर ने नहीं पे करना। ठीक है। मतलब वो ह्यूज अमाउंट बनती है। हम डिस्कस कर रहे थे काफ़ी चीज़ें, तो वो 40-50 लाख रुपए हम कैलकुलेट कर रहे थे कि एक ट्रांजैक्शन पे सेलर को कॉस्ट पड़ती है। तो जब मैंने उसको बताया, वो सर पकड़ के बैठ गया। उन्होंने अपनी टीम के लोगों से पूछा क्या वाकई यही है? तो मेरा मानना ये है
कि लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि यार बजट पॉजिटिव था, हमें इस साइड पे आना चाहिए। बट वो अलग बात है कि शायद लोग डाइवर्ट हैं अभी स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, क्रिप्टो की तरफ, गोल्ड की तरफ, सिल्वर की तरफ। आपको पता है हमें शॉर्ट टर्म खेलने की आदत है, बहुत ज़्यादा। इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो उस वजह से इम्पैक्ट नहीं आया। मैं 12 साल की थी और मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये क्यों होती हैं। मैं जब इसे सोक इन कर रही थी तो मैंने फील किया कि वो हाथ जो है वो मेरी पूरी बॉडी पे रोटेट कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के साथ ज़मीन पे सो रही थी, मैट्रेस पे, और वो सोफा पे सोया हुआ था। और देन जब मैंने उस हाथ को हटाया तो वो हट गया और मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसमें क्या करूँ। क्या मैं अपनी अम्मी को जगाऊँ या फिर मैं उठ के उससे कहूँ कि ये तुम क्या कर रहे हो। काफ़ी देर तक जब मेरी अम्मी ने करवट ली तो वो हाथ हटा। उस शख्स को भी पता था कि मैं उठ के बैठी हूँ, मुझे ट्रॉमा है, मुझे तकलीफ है, मैं उस तकलीफ की वजह से बैठी हूँ और मैं सो नहीं पा रही। सोना दूर की बात, मैं लेट भी नहीं पा रही। जिसको मैं अपना समझती हूँ, जिसको मैं भाइयों की तरह मानती हूँ, उसने मेरे साथ ये किया। लेकिन बट एहसन भाई, सरकार को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मेजॉरिटी प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान इन्वेस्टरों से चलती है, एंड यूज़र से नहीं चलती। ठीक है, इन्वेस्टर के लिए कोई रिलीफ सरकार नहीं दे रही कि इन्वेस्टर पैसा लाए। इन्वेस्टर पैसा लाए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टर को मैंने बताया ना कि अभी जो ओपनिंग्स मिल रही हैं, मतलब वो क्रिप्टो में, गोल्ड में, डे बाय डे आप दिनों में पैसे बना रहे थे। दिनों के अलावा वहाँ बैरियर कोई नहीं है। बैरियर तो ये नलायकी गवर्नमेंट की है ना। बट मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको बताऊं, मेरी इतलात के मुताबिक अब थोड़ी सी कुछ पैनिक या तशवीश स्टार्ट हुई है एफबीआर में कि यार इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हमें इस सेक्टर को लेकर चलने की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है, तो शायद वो अब इस पे, बट क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं, कोई मेजर शिफ्ट नहीं हो सकती। बट मेरी जब बात हुई तो मैंने उनको बताया कि आपके छोटे छोटे ऐसे मेजर्स हैं जो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट देने से मार्केट को किक दे सकते हैं। लाइक अभी हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था। अगर आप वो पुराने प्रोग्राम का डेट और क्लिप साथ अटैच कर देंगे ना तो अच्छा होगा। 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी टैक्स रिटर्न फाइल करने की। ठीक है, 1 नवंबर से जो भी कोई फ्रेश फाइलर है वो टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएगा, वो लेट फाइलर होगा। पूरी दुनिया में ये मैकेनिज्म नहीं है। आप वेलकम करते हैं, आप प्रेस रिलीजें दे रहे हैं कि हमने पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन फाइलर थे, हमने इस दफा कोई 17.6% एक्स्ट्रा को समवेयर 59 लाख के करीब लोगों ने फाइलर बनाए। आपने भाई अल्लाह के नेक बंदो, लोगों को टैक्स नेट में आने दें। आप पहले डंडा लेके खड़े नहीं, अगर आना है तो तुमने डबल पैसे देने हैं। मतलब अगर एक बच्चा 1 नवंबर 2025 को 18 साल का हो रहा है और अगर उसको किसी वजह से फाइलर बनने की जरूरत है तो ये उसका कसूर है कि वो 1 नवंबर को क्यों पैदा हुआ। आप उसको लेट फाइलर लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। इसी तरह आपकी छोटी छोटी इतनी चीज़ें एड्रेस होने वाली हैं। लास्ट प्रोग्राम में हमने ये बात की, कन्वे भी हुआ, ओवरसीज पाकिस्तानी, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। इतना सिंपल था पहले पुराना मैकेनिज्म, और वो इतना बेहतर था कि आपने, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप LDA में चले गए, आप DHA चले गए, आप CDA चले गए, आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी देनी है, नाइकॉप की कॉपी देनी है, प्रोवाइड करनी है, और एक एफिडेविट देना है कि मेरा पाकिस्तान में इस करंट ईयर में इतने दिन का स्टे है। तो आप नॉन रेजिडेंट ट्रीट होंगे। क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी, बाबूक्रेसी, उनको एक आइडिया आया, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग ख्वार रहे ना। ख्वार करने का हमें शौक है। ख्वार बंदा रिश्वत देता है। ख्वार बंद, बहुत प्यारी बात की आपने। उन्होंने मैकेनिज्म ये बनाया कि असद साहब अपना नाइकॉप FBR के पोर्टल पे जब आप अपना चालान जनरेट करने के लिए जाएंगे तो आप अपना नाइकॉप अपलोड करेंगे, तो अकॉर्डिंगली सिस्टम
आपके आईडी कार्ड को देखते हुए कंसर्न कमिश्नर को ईमेल सेंड कर देगा। और कानून में ये मेंशन है, वो जो क्लैरिफिकेशन है कि विद इन 24 आवर जो भी कंसर्न कमिश्नर साहब हैं वो आपकी ईमेल पर रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके। अब वो कमिश्नर साहब ना ईमेल देखते हैं ना रिस्पॉन्स आता है। तो बाकी जो आपने बात बता दी कि वो आपने एक ऐसा दरवाज़ा खोला हुआ है, लोग हफ्ते के लिए आते हैं, 10 दिन के लिए आते हैं और उसके बाद बंदे ढूंढने शुरू करते हैं कि यार कमिश्नर साहब ईमेल चेक कर लें, उधर रिस्पॉन्स वापस आ जाए ताकि मैं अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लूँ। यानी ये सरकार मरहले क्रिएट करी जा रही है एंट्री के लिए। एंट्री के लिए कह लें, मनी मेकिंग के लिए कह लें, मतलब आप जो मर्जी नाम दे दें इसको। हाँ। मतलब आप बजाय, मतलब मैं ये कहता हर फोरम पे लोगों को पर्सनली भी कहता हूँ, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज का कन्वेंशन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, हम ओवरसीज पाकिस्तानी को ये करेंगे, हम उनका चैनल अलग बना देंगे, उनको ये मराहत मिलेंगी, उनका कार्ड अलग होगा। होता नहीं। एक बेसिक चीज है ये, हम ये उनको नहीं दे पा रहे। आई थिंक इसके अंदर अब मेरा ये ओपिनियन है कि सरकार जो है वो सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है कि वो जितना भी टैक्स रेवेन्यू एक्यूमुलेट कर ले बाय हुक या बाय क्रुक। क्योंकि जब प्रॉपर्टी पे नए नए टैक्स लगे थे, अब तो खैर 4-5-6 साल हो गए, तो सोच ये थी कि जी इतनी ट्रांजैक्शनें होती हैं साल की, लिहाजा कि उस पर हम इतना टैक्स लगा दें तो इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। FBR कंसिस्टेंटली अपना रेवेन्यू टारगेट नहीं मीट कर पा रहा। जो IMF को टारगेट देता है वो उस टारगेट को रिवाइज करता है। अब के पिछले टारगेट तो IMF ने खुद रिवाइज किया कि जनाब ये टारगेट मत दें, आपसे नहीं हो पाएगा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के स्लो डाउन से क्या सरकार की टैक्स एक्यूमुलेशन ज़्यादा हुई है या कम हुई है? अच्छा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम यही समझते हैं, हमारी कम्युनिटी ये समझती है कि शायद जितनी हैवी टैक्सेशन की है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ड्रॉप हुई हैं तो शायद गवर्नमेंट का टैक्स भी कम हुआ है, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है। गवर्नमेंट का घर पूरा होता है। आप शायद वो जो रेवेन्यू वो 50 ट्रांजैक्शन से इकट्ठा करते थे, वो अब 10 ट्रांजैक्शन से उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। ठीक है। तो वो बेसिकली गवर्नमेंट वहाँ पे आप कह लो बैक फुट पे नहीं जा रही कि उनको ये पैनिक हो, और प्लस उनका माइंडसेट है नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, इस वो फ्रेज से बाहर ही नहीं आते। मतलब आप मुझे एक चीज़ बताएं, ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर की जो थ्योरी लेकर आए हैं हमारे बाबू, इनसे कोई पूछे कि अगर एक असद साहब ने प्लॉट बेचा 1 करोड़ का, 50 लाख का, 20 करोड़ का, वो पैसा मार्केट में आया, असद साहब ने गाड़ी परचेज की, असद साहब ने अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर किया, असद साहब ने एक और घर परचेज किया, कोई और चीज़ परचेज की, तो पैसा मार्केट में सर्कुलेट हुआ ना। हमारे पास UAE का भी मॉडल है जहाँ पे उनका ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर FDI लेके आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री है कसूर नहीं है कि सरकार सिक्योरिटी नहीं फराम कर पाती कि लिटरली बाहर की कंपनियाँ यहाँ पे आके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स करें। हम सब UAE जाके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं, अपने मुल्क का अरबों डॉलर लेके जाते हैं, बल्कि सरकार इस पर क्रैकडाउन भी करती है, ये पीछे मलिक रियाज साहब साथ हो रहा था। तो हमारे यहाँ ये मॉडल डेवलप नहीं होता, तो इसलिए ये नॉन प्रोडक्टिव समझा जाता है। और अगेन मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉपर्टी के सेक्टर की वजह से इंडस्ट्रियाँ नहीं चल रही, उसके अपने बड़े वजूहत हैं इंडस्ट्रियाँ क्यों नहीं चल रही। बिल्कुल एग्जैक्ट। तो रियल एस्टेट का सेक्टर लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ सरकार नहीं है, इसमें दानिशवर भी मौजूद हैं, उनकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि रियल एस्टेट सेक्टर प्रोडक्टिव हो सकता है। इनफैक्ट पूरी दुनिया उसका प्रोडक्टिव सेक्टर समझते हैं। लंदन की रियल एस्टेट को देख लें, वो पूरे ईस्टर्न यूरोप का पैसा वहाँ एक्यूमुलेट करते हैं। UAE पूरी दुनिया करता है, न्यूयॉर्क करता है, पेरिस करता है, तो पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है। अब इस्लामाबाद की जो मोस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? अफ़गान से, जिनको हम कह रहे हैं मुल्क से बाहर निकल जाओ। तो जो इस्लामाबाद में जैकिंग ऑफ प्राइस हुई है वो कैसे हुई है? ये तो नहीं हो रहा कि ऑल ऑफ सडन कराची के सेठों ने उठ के डिसाइड किया कि हमने सारा पैसा इस्लामाबाद मूव करना है। अच्छा, इस पर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है पॉइंट ऑफ व्यू। इस्लामाबाद की स्पेस कम है, नहीं एग्रीड। जो मेन है ना, मेन इस्लामाबाद की बात होती है। जैसे आप लाहौर वाले जो है वो गुलबर्ग को लाहौर कहते हैं, शाहजमाल वाले लाहौर मॉडल टाउन को कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ इस तरह जो इस्लामाबाद के सेक्टर्स है ना, मतलब अगर आप F6 से लेके F11 तक काउंट कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है। नहीं, मैं एग्री करता हूँ उस बात ठीक से। है, तो वो और ड्रीम हर आदमी का है कि मेरे इस्लामाबाद में बेशक 1 बेडरूम अपार्टमेंट हो या घर हो, तो उसकी वजह से भी मतलब पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट में रिसेशन आया, बट इस्लामाबाद में नहीं आया। अच्छा, एक मजे की बात बताऊंगा। नहीं, इस्लामाबाद के बिल्ट अप सेक्टर में नहीं है, वो तो
लाहौर में भी नहीं आया, पर एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ रियल एस्टेट बिल्टअप सेक्टर है ही नहीं। अगर हम इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कैपिटल का वॉल्यूम सारा चक्री रोड है, वहाँ तो रिसेशन आया है, वहाँ तो बहुत ही बड़ा रिसेशन आया है। अच्छा, वो रियल स्टेट कह लें या वो जिस तरह बाकी इकोनॉमिस्ट के प्लॉटिस्तान, मतलब आप अन्य वाह प्लॉट काटते हैं। मैंने ये पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, मेरी जब नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनी, उसके चेयरमैन जनरल अनवर अली हैदर साहब थे उस वक़्त। तो मैंने उनको कहा, सर जितनी सोसाइटीज़ आज अवेलेबल है ना, ये मैं उस 2020 की बात कर रहा हूँ, आज हम अगर इसको बंद कर देना तो 50 साल में भी ये सोसाइटीज़ भर नहीं सकती हैं। ऐसे ही है। ठीक है, तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसका जहां दिल करता है, जितनी वो 100 कनाल पे सोसाइटी काट दे, वो 1000 कनाल पे काट दे, 10,000 कनाल पे काट दे। विदाउट एनओसी चीज़ें बिकती हैं, मिली भगत से बिकती हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व है, एफबीआर के लोग इन्वॉल्व हैं, एंटी करप्शन इन्वॉल्व है, कंसर्न लोकल पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व है। बट मैं ये समझता हूँ, अभी सीएम पंजाब साहिबा जो है, माशाल्लाह, मेरी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई पेलरा में, तो बहुत पेन ले रही हैं, काम कर रही हैं, बट उसका इम्पैक्ट आने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। जो पिछले इतने अरसे की खराबियां हैं, उनको ठीक होने में टाइम लगेगा। जैसे एक मुझे पता चला, एक उन्होंने कोई मुआविन अराजी के नाम से मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया है, वरना पहले आपको अपनी फ़र्द लेने के लिए जितने पापड़ बेलने पड़ते थे और जितने पैसे देने पड़ते थे, अब आप 1 क्लिक पे आप अपनी किसी भी किस्म की फ़र्द निकलवा सकते हैं। नहीं, तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक सीएम साहबा से रिक्वेस्ट है आपके प्लेटफॉर्म से, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं और बेहतर करेंगी। और आपने जितने भी लोग टीम लगाई है, सबकी इंटेग्रिटी पे कोई डाउट नहीं है, बट अगर थोड़ा सा आप ये उसमें ऐड ऑन कर दें कि ये लोग जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड कर लें। ऐसे में आप बात करते हैं रियल एस्टेट के यूनियन तो बहुत बाद में बना है, वो चेंबर ऑफ कॉमर्स तो कुछ नहीं समझते। अच्छा, चेंबर ऑफ कॉमर्स तो एक डिफरेंट डोमेन है ना। नहीं, मेरा मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको कुछ भी नहीं समझते। वो उनसे जब मुज़ाकरात भी करते हैं, उनको सीरियस नहीं लेते। मैं ये समझता हूँ, मेरा थोड़ा बहुत वास्ता पड़ता रहता है चेंबर्स में। चेंबर्स जो है ना, वो हर एक का अपना स्टाइल है चेंबर को चलाने का, और उसको अपने मैकेनिज्म के तहत वो चीज़ों को मैनेज किया जाता है। मैं आपको जो बताना चाह रहा था, अभी पिछले को 15 दिन से हमारी काफ़ी कम्युनिटी सफ़र कर रही थी। पंजाब गवर्नमेंट ने स्टैम्प पेपर्स की इश्यूएंस पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि अब स्टैम्प पेपर असद को तब मिलेगा कि जब वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा कंप्यूटर में, और वो नादरा से आपके नाम पे रजिस्टर होगा, तो आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी मींस 1 टाइम पासवर्ड, तो आप स्टैम्प पेपर इशू करवा सकते हैं। इस तरह ही अब प्रॉब्लम ये आ गई कि लोगों के पास, मेजॉरिटी के पास अपने नाम पे सिम नहीं है। हाँ जी, ये बड़ी कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ है। आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को इग्नोर कर दिया, उनके पास तो है ही नहीं सिम। उनके पास है ही नहीं है। उसके बाद आपने इस सारे मैकेनिज्म में जितने बिल्डर्स और डेवलपर्स, मतलब डेवलपर मीन एलडीए, डीएचए, जब ये कोई चीज़ सेल करते हैं तो इनको केटर ही नहीं किया आपने कि यार ये स्टैम्प पेपर कैसे लेंगे। अब उसमें मेरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बात हुई, पेलरा में बात हुई, वो मैंने कहा यार आप लोगों को अजाब में डाला हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ एक वो नॉर्मल रूटीन की बात है कि यार अगर पिछले महीने जब हमने ये मैकेनिज्म नहीं दिया था, तो अगर 100 स्टाम्प, मिसाल के तौर पे 100 स्टैम्प पेपर इशू हो रहा था, तो अब 75 हो रहा है, तो 25% अगर सफ़र कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो इंसान ही नहीं है। वो इंसान ही नहीं है, वो जलील हो रहे हैं तो उनका हक बनता है कि वो जलील हो। बट लेटेस्ट अपडेट ये है कि उन्होंने उसमें बेहतरी ये लाए हैं कि जो बिल्डर और डेवलपर हैं, उन्होंने पोर्टल पे जाके अपना एनटीएन सर्टिफिकेट डालना है, अपलोड करना है। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो ईमेल के थ्रू ओटीपी भेजेंगे, ठीक है, उनको मिल जाएगा। प्लस पॉइंट जो मैं समझता हूँ सबसे अच्छी चीज़ केटर हुई, वो ये केटर हुई कि अगर फ़र्ज करें असद के नाम पे सिम नहीं है, या समटाइम्स आपके फिंगरप्रिंट्स नादरा कैच नहीं करता, तो असद का रियल ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्लड रिलेशन आपका स्टैम्प पेपर ले सकता है। ठीक है।
पेल्रा का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारे पास इतने कोर्ट केसेस हैं जिसमें कि लोगों का प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं मेरी कॉन्सेंट ही नहीं थी स्टाम्प पेपर परचेज करने की, एहसन या असद ने मिस यूज किया। तो हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो ओरिजिनल जिसके नाम पे स्टैम्प पेपर इशू हो रहा है उसकी कॉन्सेंट मौजूद हो। भाई इसके अंदर ऐसे भाई सरकार ने फिर वो उल्टी गंगा भाई है, स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन अंगूठे होते हैं बंदे के, उसका फोरेंसिक हो जाता है। स्टैम्प पेपर के एवज ट्रांजैक्शन नहीं होती, लेट से बयाना होता है। तो ये बेसिकली लेट से कोर्ट की नाअहली को सर्कमवेंट कर लिए उन्होंने एक और पहिया ईजाद कर दिया। आपने मैंने स्टार्ट में यही बात की कि काश ये स्टेप लेने से पहले ये असद को, एहसन को, मिस्टर XYZ को बुला के, मैं हर फोरम पे ये कहता हूँ यार आप एक दफ़ा सुन ले, करें वही जो आपने करना है, बट शायद आपको कोई बात अपील कर जाए, समझ आ जाए। शायद आपको एक बात, क्योंकि आपने सर बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन से डिग्रियां भी ली हुई हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, हम नालायक लोग हैं, बट ये भी फैक्ट है कि हमें 30 साल हो गए हैं इस मार्केट में, इस रोड पे जूतियां घिसाते हुए, चीज़ों को प्रैक्टिकली हम उसमें से गुजरते हैं। आप उसमें से गुजरते नहीं है, आप हम पे तजर्बे करने आते हैं, और उन तजर्बों के बाद आप सीखते हैं, और उसके बाद आप अपने नंबर बनाते हैं। मुझे ये बताएं कि अब जैसे पंजाब में ये पॉलिसी इंस्टीट्यूट हुई, सॉरी, तो पंजाब की रियल एस्टेट एसोसिएशन कहाँ थी? रियल एस्टेट एसोसिएशन, हमारा अलमिया ये है कि हमारी जो एसोसिएशन है वो काम करती हैं, बट वो बस नहीं, अब पंजाब का कोई सदर होगा आई एम श्योर। पंजाब का सदर है, पता नहीं आजकल कौन है, मुझे नहीं पता। नहीं, पर आई एम श्योर कोई होगा, लाहौर का भी सदर होगा। बिल्कुल ठीक है। जिन डिपार्टमेंट से आप जाके मिले हो, क्या ये बंदे गए वहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं किया, अच्छा, जब ये पॉलिसी आ रही थी, ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया, तो इन्होंने क्या स्टेप्स लिए? कुछ भी नहीं, नोबडी वाज देयर। मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा लेटर जो मैंने लिखा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुझे एड्रेस करके, बल्कि पेल्रा को एड्रेस करके सीसी मुझे किया। हालांकि आप इस्लामाबाद के रियल एस्टेट एजेंट हो, टेक्निकली स्पीकिंग आपका डोमिसाइल हुआ है। मैं रियल एस्टेट एजेंट ज़रूर हूँ, बट मैं अब आप ये कह लो कि ज़्यादा टैक्सेशन पे काम कर करके ना, चाहे वो अब जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सिंध में तो कोई स्टाम्प पेपर के इश्यूज का इशू नहीं है, वहाँ पे तो कोई ये नहीं होता कि जी स्टाम्प पेपर के पीछे आप लिखें कि जी हक बनाम बजरिया फलाना, वो तो सोलिसिटर की स्टैंप लगी होती है फ्रंट पे, कराची के स्टैम्प पेपर की। मेरी रिक्वेस्ट होगी आप किसी मैं दोनों की तस्वीर लगा दूंगा, आप लगा दीजिएगा कि कराची में देखें वो सिंपल सोलिसिटर की स्टैंप लगी होती है, ऊपर मैटर लिखा होता है। आप ऐसा, हम लोगों को फैसिलिटेट करने पे तैयार नहीं है, और उसमें सबसे बड़ी हर्डल प्रॉब्लम यह है हमारे अफसराने बाला का गर्दन का सरिया, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं कि यार मैं असद से पूछूं, ये तो मेरी नलायकी, मैं तो यार लंदन से पढ़ के आया हूँ, मैं अमेरिका से डिग्री लेके आया हूँ, मैं तो पाकिस्तान के सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन से मैंने डिग्रियां ली हुई हैं, मैंने तो CSS का एग्जाम पास किया हुआ है, तो मैं असद और असद से पूछूं, ये तो मेरी तौहीन है। बिटवीन सियासतदान और ब्यूरोक्रेट इतना सरिया होता है कि फिर गुंजाइश नहीं रहती, और सफ़र पब्लिक करती है। और यही वजह है कि गवर्नमेंट को ये ख्याल नहीं आता कि आप इन सारी चीज़ों के बाद अचीव क्या कर रहे हैं। मतलब अगर अब मेरे पास या आपके पास 10 लाख या 20 लाख है, और आपने बजाय इंस्टेड ऑफ बाइंग एनी प्रॉपर्टी यू स्टार्ट बाइंग गोल्ड, यू स्टार्ट बाइंग क्रिप्टो, तो वो भी नॉन प्रोडक्टिव है। नहीं तो मैं तो शायद जब प्लॉट लेता हूं तो चलो को थोड़ा बहुत टैक्स आपको पे कर देता हूं, और अगर जिन सोसाइटीज आपको टैक्स नहीं पे कर रही तो भाई वो आपकी नालायकी है ना, उन पर क्रैकडाउन करें। आपकी नाक के नीचे सारे 2 नंबर काम हो रहे। मतलब कौन सी सोसाइटीज है लाहौर की जो टैक्स पे करती हैं, और इश्तिहार भी मैं एक और मजे की बात बताऊं, जो मेरी पेल्रा में मुलाकात हुई, मैं नाम नहीं कोट करता, मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर एक फैटफ के दौर में एक अदारा बना था DNFBP, और मैंने कहा मेजॉरिटी जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स को रजिस्टर किया, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तमाम बला बला पूरी फाइलें बना के, तो मैंने कहा वो डाटा नेट पे अवेलेबल है FBR की वेबसाइट पे, तो आप बराए मेहरबानी आप एक प्रोविजन ये सारे काम करें,
जो एफबीआर से रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट है उसको ये प्रोविजन दे दें कि असद अगर रजिस्टर्ड है तो वो किसी भी सेलर बायर का स्टाम्प पेपर परचेज कर सकता है। मैंने कहा आप असद को ट्विस्ट कर लेंगे, असद का डाटा आपके पास है, कोई नथु फत्तू की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। पिछले 5 साल 10 साल 20 साल से वो ये काम कर रहा है। उनका हम क्या करें भाई, हमें तो 1.5 साल 2 साल हो गया एफबीआर से सिर्फ 236 के और सी पे इंटीग्रेशन हो जाए हमारी कि हम दोनों मिलके ज्वाइंटली काम कर लें, हम उसमें नहीं एक पेज पे आ पा रहे पिछले 1.5 साल से। हमारा इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है, इंटरनल डिपार्टमेंट, वो कहते हैं हमें एफबीआर डाटा ही नहीं देगा आपका, तो हम तो एक नई बकवास में पड़ जाएंगे, हम इसमें क्यों जाएं। एफबीआर प्राल को डेटा नहीं देता, प्राल एफबीआर को नहीं देता, बैंक एफबीआर को नहीं देते, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर को नहीं देता, एफबीआर प्राल को नहीं देता। मतलब मजाक ही हो रहा है, मजाक ही लगा हुआ है मजाक ही है। और जलील पब्लिक हो रही है। नहीं अच्छा, मेरा इसमें पे होता क्या है कि अमूमन सरकार बहुत सारी पॉलिसीज़ लेती है आइसोलेशन में, अपने दिमाग में घर बैठे ख्याल है तो बस ये पॉलिसी लागू कर दी। तो यहाँ पे तो यूनियन का काम होता है, समझाए, एहतजाज करे, प्रेशर डाले। मुझे वो सच्ची बात बता रहा हूँ, और ये मैं बड़े बिना डर और बिना खौफ ये बात करता हूँ, हमारे जितने डीएचए के इलेक्शन में पैसे लगते हैं या रायवंड के डीलर्स में पैसे लगते हैं, पूरे पूरे डेवलपर उनको फंड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो करते तो कुछ भी नहीं है। सर हमारे जो प्रेसिडेंट साहिबान हैं एसोसिएशन के, वो भी प्रेसिडेंट है ना। अच्छा, वो चाहते हैं मुझे इनवाइट करें, मैं क्यों जूती घिसाने जाऊं। ऐसे मुझे एफबीआर इनवाइट करे, वहां मतलब एफबीआर इनवाइट करे, बुलाए, पूछे मैं खुद क्यों जाऊं। और एफबीआर वाला कहता है मैं क्यों बुलाऊं, मैं इससे ज्यादा समझदार हूं। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टी डीलर है, इससे मुझे क्या बता देना है। जो मैं पढ़ के आया हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें तो ये प्रेसिडेंट साहब को तो अलग भी नहीं पता। अब आपने ये लेटर लिखे, ये सब कुछ किया अपने जोर पे, अपने जोर पे, ठीक है, और अब उसमें कोई बेसिकली अपने जोर पे ऐसे होता है कि अब थोड़ी सी मतलब लोगों को भी पता है कि अगर कोई टैक्स के ऊपर बात करनी है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एसन को अगर कन्वे करें तो वो राइट डायरेक्शन पे, राइट कॉर्नर्स पे बात कन्वे हो जाती है। और फिर भी अगर आप ये ना करना चाहें तो ना करें। हाँ, वो कंपल्शन नहीं है, मतलब वो ऐसा कोई इशू नहीं है। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या कहते हैं, जब ये स्टैम्प ड्यूटी वाला इशू हुआ तो क्या डीलरों ने अपने प्रेसिडेंट से जाके पूछा तुम क्या कर रहे हो? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मेरा वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट हैं सारे दोस्त हैं, भाई हैं, जानने वाले हैं, बट मुझे प्रेसिडेंट साहिबान की कॉल नहीं आई, लेकिन इंडिविजुअल जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनकी कॉल आई, एहसन भाई यार ये अजाब बना हुआ है, हम इधर एलडीए में खड़े हैं, हम फलानी जगह खड़े हैं, स्टाम्प पेपर इशू नहीं हो रहा, ओनर लंदन से आ रहा है, मुसीबत बनी हुई है। तो वो बस हम आपको पता है बस फिर भागदौड़ शुरू कर देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस बाय फ्राइडे तक ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं रिजॉल्व हो जाएंगी, ये रिजॉल्व हो जाएंगी। मगर ओवरसीज वाला फॉर श्योर रिजॉल्व हो जाएगा, और जो डेवलपर्स वाला है, बिल्डर्स वाला नहीं, ओवरसीज वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा, बिल्डर डेवलपर वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा, प्लस जिनके नाम पे सिम नहीं है तो उनका ब्लड रिलेशन वाला हो जाएगा। उनका ब्लड रिलेशन, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। इन केस खुदा ना खास्ता उनका ब्लड रिलेशन ना हो, ये अब सच्ची बात है। अब वो फिर अगेन वही बात होगी कि बहुत कम लोग होंगे, तो वो उसके बारे में फिर लोग, ब्यूरोक्रेसी यही सोचती है कि थोड़े जो जलील हो रहे हैं तो होने दो, उसकी कंप्लेंट जब जाएगी उसके ऊपर फिर दिमाग लड़ेगा। अच्छा, वो होता है ना कि थोड़ा हल्की आंच पे लगा रहना चाहिए, बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो क्या करेंगे क्या दफ्तर करेंगे। आके। बट लेकिन मैं पैलरा में मिलके बहुत खुश हुआ, और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि सीएम पंजाब साहिबा इतनी पेन ले रही हैं, बट मेरे ख्याल में जैसे उन्होंने पीरा का कानून बनाया, ये इंक्रोचमेंट का, कब्जे का, मैं समझता हूँ अगर इसके साथ साथ अगर वो ये जो 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटीज़ है ना, मतलब 500 कनाल ज़मीन तो 50,000 फाइल बेची हुई है, अगर थोड़ा सा इसके ऊपर भी मुश्किल है, वो लोग इलेक्शन कैंपेन फंड करते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, बट अगर ये देख लें कि मतलब कितने डेवलपर बिल्डर होंगे, 500,000, 1500, 2,000, वो ATMs एक मिनट सर, 1 मिनट, 2,000, 3,000, 4,000,
बट जो सीएम पंजाब साहिबा को जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे वो कैरी कर रही है चीज़ों को, एक तरफ ये 2-4-5 हज़ार डेवलपर बिल्डर है, एक तरफ पंजाब की 12 करोड़ अवाम है। नहीं मैटर नहीं करता, मैं आपसे इसमें इख्तलाफ ये करता तो अब हूँ। उनको नहीं, मैं इस चीज़ में इख्तलाफ करता हूँ। जिस तरह अपने आप को कैरी कर रही हैं वो तो मखसूस लोगों के लिए काम कर रही हैं, वो अवाम नास तो काम कर ही नहीं रही। इसमें हमारी बड़ी तनकीदी होती है क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ बनती इसलिए हैं ताकि वो पर्टिकुलर क्या कहते हैं एलीट्स को ही केटर फॉर कर सकें। इनफैक्ट जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ उन्होंने किया है, उन्होंने कुछ ग्रुप्स के लिए रास्ता खाली किया लाहौर शहर में, ये तो हमने फिजिकली देखा होते हुए। और अच्छा, वो ये मेरे मैं मतलब क्योंकि मैं ये इस तरह की इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होता कभी भी, मेरे टैक्सेशन से रिलेटेड है। अगर आप बजट में देखें तो आप स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने नहीं बढ़ाई, वो उनकी मेहरबानी, वो उनकी मेहरबानी, तो मैं इसलिए उनको क्रेडिट दे रहा हूँ। और जो मैंने ये देखा है, और प्लस एक गुड न्यूज़ ये है पेलरा के प्लेटफॉर्म से ही कि माइट बी विद इन 2 और 3 मंथ्स वेरी सून आप देखेंगे कि शायद हमारी 2020 से रीरा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की सेनेट असेंबली से अप्रूव होके किसी बाबू के दफ्तर में दराज में पड़ी हुई है पूरी फाइल, बट पंजाब उससे पहले रीरा को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि सर खुदारा इसको अप्रूव करवाने से पहले प्लीज़ 2, 4, 5, 10 करवाएं आप यही, बट 2, 4, 5, 10 लोगों को ऑनबोर्ड करके इस पे इनपुट ले लें। शायद आपको को बेहतर 1-2 चीज़ें ऐड ऑन हो जाए और बजाय ये जिस तरह आपने स्टैम्प वाला काम किया इस तरह वाला काम ना हो। क्योंकि ये तो बहुत बड़े पैमाने पे होगा। बिल्कुल। और अगर इसमें ये स्टैम्प वाली टाइप हरकतें हुई तो उसकी डेविस्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ये जो आप मुख्तलिफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, जैसे मैं जब से करियर स्टार्ट किया, आप मेरे से ज़्यादा तजर्बेकार हैं, मैंने देखा जब सरकार कोई प्रोजेक्ट बनाती है रियल एस्टेट का तो वो इतना अच्छा नहीं होता। उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ क्वालिटी के डिफेक्ट्स होते हैं, और फिर मेंटेनेंस के तो डिफेक्ट होते ही होते हैं। ठीक है, तो सरकार को ये काम बंद नहीं कर देना चाहिए। अच्छा नहीं, इस पे ना मेरी राय थोड़ी सी डिफरेंट है। सरकार की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये आप अक्सर देखते होंगे, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ ना, ये एक रोड है, ये बनाई 6 महीने के लिए जाती है कि 6 महीने बाद टूट जाए ताकि इसका जो मेंटेनेंस का फंड पड़ा हुआ है उसको इनकैश किया जाए। ठीक है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा सीएम पंजाब साहिबा से कि अगर एक रोड पे मिसाल के तौर पे या एक प्रॉपर्टी पे 1 लाख, इसको एक और एंगल से देते हैं, असद साहब आप अपने लिए कोई कपड़ा जूता लेने जाते हैं तो आपकी ट्राई होती है कि आप बेस्ट चीज़ पिक करें, राइट और रॉन्ग, बजट में रहते हुए जो भी आपका बजट है उसमें बजट में बेस्ट चीज़ आप परचेज करें। जब हमने सरकार ने कोई काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है लोएस्ट बिडर को लेकर आए, हम ये छोड़ देते हैं कि वो क्या मटेरियल यूज करेगा। इसका बेहतर हल ये है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो ये मैकेनिज्म लेकर आए कि असद साहब आप ये चीज बना रहे हैं, इस प्राइस में 5 साल की मेंटेनेंस इंक्लूड करके प्राइस दें आप। इसके दरमियान में अगर प्रॉब्लम आएगी तो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे, आपने ठीक करनी है ये। ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन पे चले गए, ये जो पेपरा रूल वगैरह बने हुए हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, ये खाली फाइलों का पेट भरने के लिए, कल को हमें नैब ना पूछे, ठीक है, एक तो ये बहुत खौफ होता है ना। आप अगर हम अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें कि हम जो भी काम अवॉर्ड कर रहे हैं उसके अंदर उसकी मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो उसे कहें भाई ये आप बता दें, 5 साल का टाइम पीरियड है, 5 साल में एक खड्डा भी पड़ा। बट टेक्निकली रोड की तो 5 साल की मेंटेनेंस कॉस्ट होती भी नहीं है। अगर आप सही रोड बनाते हैं तो अनलेस कोई ऐसा को फोर्स मजोर हो जाए कि जलजला आ गया, बिजली गिर गई है, कुदरती आफात समथिंग एल्स, वो तो और चीज़ है, इसके अलावा तो होती नहीं है। मतलब अभी जैसे आपने कहा जी गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्शन करना चाहती है, कोई प्रोजेक्ट लेकर आना चाहती है, उसकी वजह क्या है, आप लोग बिल्डर ढूंढते हैं जो सबसे कम पैसों की ऑफर देगा। तो भाई जो कम पैसों की ऑफर देगा वो मटेरियल भी वैसा ही लगाएगा ना, 6 महीने बाद वो दरारें पड़ेंगी ना, चीज़ बैठेगी ना। इसमें इस तरह नहीं है, जब आप बिड करते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से सरकार एक घर बनाना चाहती है, सरकार एक स्पेसिफिकेशन देती है कि ये वाला सरिया लगेगा, ये वाली ईंट लगेगी, ये चीज़ लगेगी, और उसके मुताबिक आपने बिड देनी है। ठीक है, जो उसमें लोएस्ट बिड देता है तो सरकार अगर ये इंश्योर करे कि वो मटेरियल लग रहा है तो प्रॉब्लम नहीं होती। फिर मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि आपने लिख के दिया
कि मैं बेस्ट क्वालिटी का स्टील लगाऊंगा, बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट लगाऊंगा, बेस्ट क्वालिटी की ब्रिक लगाऊंगा। आपने दे दी बिड, मौके पे कौन खड़ा होता है? वो तो जो गवर्निंग इंजीनियर होता है उसको आना होता है। आना होता है, लेकिन माल अक्सर रात को अनलोड होता है। ऐसे ही है, मुझे आपको पता है माल ट्रक रात को चल सकते हैं। ट्रक रात को चलते हैं तो वो बेस्ट स्टील की जगह नॉर्मल स्टील का माल आ जाता है, ऐसे ही है। वो लग जाता है। ब्रेक भी 2 नंबर लग जाती है। ऐसे ही है। सीमेंट आपने अगर बेस्ट नहीं तो सेकंड नंबर मंगवा लेते हैं, पैसे बचाने के लिए करते हैं ना। ऐसे ही। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को बाउंड कर दें कि भाई आपने इतने अरसे की मेंटेनेंस इसमें इंक्लूड करके बताएं, हम हर साल इसकी मेंटेनेंस का फंड नहीं रखेंगे, 5 साल की ये जिम्मेदारी आपके सर है। जो भी चीज है, बिल्डिंग है, घर है, रोड है, कोई चीज है, उसका रिक्विजिट टाइम फ्रेम देखिए कि उसकी मेंटेनेंस वैसे कब मैं होती तो है। एक जनरल मैं बात समझ कर रहा हूं, 5 साल की बजाय 2 साल कर दें, 3 साल कर दें, कि कुछ तो लाइफ हो ना। वैसे आपने कोई अच्छे सरकारी प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो अच्छी चीज़ बनी हो, लाइक आपको नज़र आएगा यार ये अव्वल पे बनी हुई है? बिकॉज होता क्या है कि ब्यूरोक्रेसी अक्सर ये बहाने बनाती है जी हमारे पास कोई मसाल या मैकेनिज़्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कि लाहौर शहर के अंदर कुछ अंडर पासेस बहुत अच्छे बने हैं। बिल्कुल ठीक है। उनकी मेंटेनेंस मैंने अपनी ज़िंदगी में होते हुए नहीं देखी। वो इतने ठोस बने हुए थे कि वो उसी तरह आज खड़े हुए हैं, और ये नहीं कि ब्रिटिश बनाए गए थे, हमारे बिल्कुल ठीक है। बंदों ने बनाए हुए हैं। तो अक्सर हम ये मिसाल देते हैं कि यार आप वो फ़लाँ 3 अंडरपास देखें, ये ब्रिज देख लें, बिल्कुल स्पेक से बने हुए हैं। शेरपाव ब्रिज हमारा बिल्कुल स्पेक से बना हुआ है, लेकिन जिना फ्लाईओवर है वो नहीं बना हुआ, वो हापड़ तापड़ में बना हुआ है। आपको इमीडिएट फ़र्क पड़ता है। इवन फोर्ट्रस का ब्रिज देख वो लें। टाइम पीरियड आ गया ना, आपको पता है शहबाज सबीर वो मशहूर हैं 90 डेज, वो तो दिनों की बात होती अच्छा, है। वैसे आई थिंक एक चीज़ है कि जब हम चाइना की मिसाल देते हैं ना कि जिन्होंने 90 दिन में बिल्डिंग खड़ी कर दी, हम इतने जोगे नहीं है, हमें ये टारगेट्स नहीं रखने चाहिए। नहीं, हमें थोड़ा रियलिस्टिक possible होना है। चाहिए। सिर्फ हम अगर अकोमोडेट करें कॉन्ट्रैक्टर को कॉस्ट में भी ना, हम कॉस्ट में छुरी फेर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर पे, नहीं इतने नहीं इतने। अगर हम उसको थोड़ा सा कुशन और स्पेस दें, पेमेंट डिलेज भी बहुत करते हैं। पेमेंट डिले भी, उन्हें खाली डिले तो नहीं होती ना साथ, वो फिर इससे भी जाने होते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता है, तो आप कह रहे हैं। नहीं कहता, ठीक वाह, मतलब पीका ना लग जाए। सर मैं बताता हूँ, CCD और पीका के बाद ना बड़ा नाम तोल के बात करनी पड़ती है। मुझे ये बताएं कि मैंने ये चीज़ देखी थी अपने करियर में भी कि जो हमारे मेजॉरिटी रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं बेचारे, उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लाइक आप चले जाएं किसी भी दफ्तर में तो एक एवरेज रियल एस्टेट एजेंट बैठा है, उससे पूछो बेटा स्टाम्प पेपर कहाँ से मिलता है, अजी पता नहीं। आप उससे पूछ लें अपनी ही सोसाइटी की ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी है, 5, अजी पता नहीं। एक आपको लगता है कि हमारे फील्ड में, और माशाल्लाह अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं, गाड़ियाँ अच्छी रखी होती हैं, घर अच्छे अब तो बनाए बिक होते रही हैं। हैं आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना। चलिए वो तो उतार चढ़ाव होता है। मुझे आपको पता है कि तेज़ी में क्रूज़रें आती हैं हाँ। और बाद में फिर वो शोरूम पे खड़ी होती हैं, शोरूम पे उन्हीं नंबर प्लेटों के साथ। तो क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट बरादरी की एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ द लॉ, टैक्सेशन क्या है, ये बाकायदा फ़र्ज़ होनी चाहिए? असद पूरी दुनिया में रियल एस्टेट एजेंट लाइसेंसिंग के साथ होती है, तो पाकिस्तान में तो कोई लाइसेंसिंग ही नहीं। लाइसेंस टू किल है हमारे पास, ठीक बंदे है। मार सकते हैं। मतलब बात ये, आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही। मैं ये समझता हूँ ये इस सेक्टर को क्रेडिट जाता है कि इसने इतने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया है, जो रोज़गार शायद डिजर्व नहीं कर रहे थे। ठीक है। बिल्कुल होना चाहिए, लाइसेंसिंग होनी चाहिए, कोर्सेज होने चाहिए, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन का बैरियर होना चाहिए कि एटलीस्ट वो पढ़ सके डॉक्यूमेंट को, हाँ, इतना बैरियर जरूर होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि सरकार ब्रोकरेज लाइसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कर रही है या नहीं कर रही? मुझे उम्मीद है कि शायद 2-4 दिन में मुझे ये पंजाब गवर्नमेंट का जो रीरा का पेपर डॉक्यूमेंट बना है वो शायद मुझे मिलेगा, मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है। डेफिनेटली उसमें शायद इस चीज़ को कैटर किया जाए। जो कैपिटल में, इस्लामाबाद कैपिटल के लिए बना था, उसमें ब्रोकरेज लाइसेंस का कुछ नहीं था। क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं हमेशा प्रॉपर्टी काम में यही सोचता था कि हमारी लाइसेंसिंग होनी चाहिए, टैक्सेशन नहीं, लाइसेंसिंग हो। एक वो, बार अच्छा, वो लाइसेंस गवर्नमेंट के पास एक एक्सक्यूज़ है कि अगर आपने ऐसा सब रियल स्टेट का काम करना है या गाड़ियों का शोरूम खोलना है तो वो बराए नाम एक्साइज एंड टैक्सेशन का एक आपको सर्टिफिकेट अपने ऑफिस में अवेजा करना होता है, जिसकी फ़ीस 10,000 रुपये है और
10,000 रुपये उसकी रिन्यूअल है एवरी ईयर, लेकिन तो वो- 20,000 रुपये में आप रियल एस्टेट एजेंट या मोटर कार डीलर बन जाते हैं पाकिस्तान उसमें में। ऐसा ही मसला है ना कि मसाज तौर पे मैंने अगर ये लेट से 20,000 रुपये खर्चे में ये सर्टिफिकेट ले ली है, उसके कोई जजा सजा का मेकनिज़म नहीं है। देखिए, आप लाइसेंस बनवाते हैं, सेफ सिटी है लाहौर शहर, आपके पॉइंट्स मिलते हैं हर चलान के ऊपर, एक सर्टन नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर लाइसेंस फारग हो जाता है, मैकेनिज्म है ना इन्फोर्समेंट का, जजा और सजा का। तो FB वो जो हमें एक्साइज वाला मिलता है उसमें तो कुछ है ही नहीं जजा सजा, वो तो फिर जो मर्जी करते रहो। प्रायोरिटी नहीं है ना। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट को ये अकल आ गई ना असद कि इस सेक्टर से हम बेनिफिट ले सकते हैं, बिलियंस का हम फॉरेन रेमिटेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस दिन शायद पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। उस दिन शायद हमारे हाथ से ये कशकोल भी छूट जाए। बट स्प्लिट है बहुत बड़ी। आपकी ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट जब तक अपने इस फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर नहीं निकलेगी कि ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, तब तक बहुत मुश्किल है। इन हर गवर्नमेंट में, अगर आपको खान साहब का दौर याद हो, इमरान खान साहब का, पहले 2 साल उन्होंने क्या किया? कोविड था। नहीं, कोविड से पहले रियल एस्टेट के आप हालात, उन डेटों के रेट्स निकाल लें। कोविड तो विद इन 8 मंथ्स उनके टेन्योर में आ गया था। नहीं 2019 के फरवरी में कोविड आ गया। नहीं जी 2018 में मिड में इलेक्शन हुए हैं, 18 में आए हैं। 18 के आप समझें अप्रैल में शायद वो आए हैं, 2019 के फरवरी में कोविड था, लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन आ गया था। बट चलो 1 साल कर लें, आप कर लें, 8 10 11 12 महीने कर लें, ठीक है। खान साहब ने आते साथ रियल एस्टेट की तो मतलब ऐसी तैसी कर दी थी ना। अगेन वही नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर, पैसे प्रॉपर्टी में डंप हो जाते हैं, नहीं चलने देना, रियल जो टैक्सेशन के चार्जेस बढ़ा दिए, होल्डिंग पीरियड बढ़ा दिया, और उसके बाद जब साल गुजरा अकल आई, समझाया कि भाई अगर मुल्क चलाना है तो आपको इस सेक्टर को लेकर चलना है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, मैं जो फोरम पे कहता हूं, ये हमने ना, ये तो फिर उनकी क्वालिटी है कि उनको समझ आ गई बात, हालांकि उनको समझ नहीं आती बात अक्सर। ये बात आपकी ठीक है कि उनको बात समझ, लेकिन फिर भी क्योंकि जब पहले कोविड के फ़ौरन बाद में याद है बिल्कुल मार्केटें मरी हुई थी, और जब नया पाकिस्तान बैंक लोन चीज़ें आना शुरू, मार्केट सेंटिमेंट बेहतर होना अच्छा, शुरू हुआ था। उसमें भी ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये डेट है कुछ समवेयर अप्रैल की ना, अप्रैल जब ये कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस हुआ है 2020 के 2020 end में, मेरे ख्याल 14 या 15 अप्रैल की डेट थी जब ये अनाउंस हुआ, ये आप डेट चेक कर लीजिएगा। और मेरा इमीडिएटली 19 या 20 अप्रैल को मोहित पीरजादा के साथ और इरशाद भट्टी के साथ पहला शो था जिसमें मैंने इसको अपोज किया था। किस बात पे? जब मैंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा ना कंस्ट्रक्शन पैकेज वाला, जिसके अंदर मुझे पहली फील ये आई कि आप जितनी इलीगल प्रोजेक्ट्स हैं उनको लीगलाइज करने के लिए आप ओपनिंग दे रहे हैं। वो एमनेस्टी थी, वो असल में एमनेस्टी थी बेसिकली। वही ना, एमनेस्टी थी ना। फिर असल रियल एस्टेट का काम चला बजट में, जब आपने कैपिटल गेन टैक्स की, विद होल्डिंग टैक्स की परसेंटेजेस कम की, और उसके साथ आपने होल्डिंग पीरियड 10 साल से 4 साल पे लेकर आए, उसका इम्पैक्ट फिर आपको मिला। और उसके बाद मीडिया ने पॉजिटिविटी, एमनेस्टी स्कीम, हालांकि मैं नहीं समझता कि वो 3 डिजिट से ऊपर लोगों ने वो एमनेस्टी स्कीम अवेल की, क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म था वो बहुत टफ था। मैं वही कह रहा ना कि जो आपने शुरू में बात की कि सरकार हमें समझा नहीं पा रही आज कि उन्होंने क्या पॉजिटिव चीज़ें की हैं, वो वाली सरकार ने थोड़ा पॉजिटिव करके समझा बहुत ज़्यादा दिया था, उसका इम्पैक्ट बड़ा पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, बड़ा बिल्कुल impact ऐसे ही। पड़ता है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, हम वापस वहाँ पे आते हैं। अभी जैसे आपने एक क्लेम किया गवर्नमेंट ने कि हमने ये 159B एक प्रोविज़न दी है कि जो 15 साल पुरानी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हम 236C चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर अंडर सेक्शन 37 कैपिटल गेन टैक्स नहीं बनता। ठीक है, ठीक है, आपने ये बात बना दिया और रिलीफ दे दिया। तो मैं अब डिफरेंट जगह पे कह रहा हूँ कि भाई असद साहब ने जो प्रॉपर्टी 2017 में परचेज की थी
उसके ऊपर भी तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं बनता है। इस तरह ही है। तो आप इमीडिएटली उसका भी विद होल्डिंग टैक्स 236 खत्म कर दें। बाय दैट लॉजिक कि अगर आपने इस तहत किया तो फिर इस पे भी नहीं बनता। इस पे भी नहीं बनता। तो अगर आप ये छोटे छोटे मेजर्स ले लेंगे तो मैं ये समझता हूं कि और आप साथ उनकी तशहीर करेंगे और तशहीर करेंगे तो आपकी इकोनॉमी को एक अच्छी किक मिल जाएगी। एहसन भाई, मेरा ख्याल है कि ऑडियंस के लिए बड़ी नई चीज़ें थी सीखने को। आई थिंक एक चीज़ तो ये है कि हर इंसान वैसे ही बाय द वे खुदा के वास्ते कानून पढ़ो, बजट को पढ़ा करो, पॉलिसी पोजीशंस पढ़ा करो, और जो गवर्नमेंट सर्कुलर्स आते हैं उनको भी पढ़ा करो। स्पेशली अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आईटी की हो, चाहे आप इंडस्ट्रियल का, चाहे आप रियल एस्टेट कर रहे हो, ये ना पढ़ना बहुत नुकसानदेह होता है। अक्सर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे ये भी कहते हैं कि जी स्टॉक मार्केट बड़ा जी मुश्किल है, उधर अकाउंट खोलना ये वो। मैं कहा यार आप किसी ब्रोकर को जाकर मिलो तो सही, वो खुद आपको बताएगा क्या तरीके हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, मैं कहा जी अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में सारा वाइट मनी लग रहा है तो आप बड़े बेवकूफ़ हैं। बिल्कुल मैं कहा ये मासूमियत है आपकी, आप बड़े शरीफ हैं, आप जाके मिलें। लोग जाना नहीं चाहते। आई थिंक एक जो ऑनलाइन ट्रेडिंग की ईज़ है ना, कि मैं आज बाइनेंस पे अकाउंट खोल लूँ, वहाँ पे ट्रेडिंग कर लूँ, लोग उसके बहुत आदी हो गए। इनफैक्ट रियल एस्टेट के अंदर भी हमें एक्सेस इस तरह इंक्रीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। एक ज़माने में याद है कि हमारे वाल साहब कहते थे कि रियल एस्टेट डीलर की ना कंसल्टेंसी फ़ीस होनी चाहिए, जहाँ पे वो बाकायदा लेट्स से उस ज़माने में कहते थे 5,000 रुपये चार्ज करे घंटे अपने टाइम का, और बाकायदा लोगों को बताए कि आप अपने पैसों के साथ कर क्या सकते हैं। वो बेशक आपसे डील करे ना करे, लेकिन लोग, मैं कहता था कौन 5,000 रुपये देगा, ठीक है। लेकिन अब उस चीज़ की रिक्वायरमेंट बन रही है कि बाकायदा लोगों को कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसी है। टैक्स लॉयर्स भी पूरी बात नहीं बताते, उनको भी खुद नहीं पता होती। नहीं, टैक्स लॉयर तो कंफ्यूजन में रखता है ना जानबूझ के। अगर वो कंफ्यूजन में रखेगा तो उसके पैसे बनेंगे, वरना पार्टी ख़राब हो जाएगी। वरना पार्टी खराब हो जाएगी। ऐसे में आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई पैगाम आप देना चाहेंगे हमारी रियल एस्टेट बरादरी को कि खुदा के वास्ते जाग जाओ? रियल एस्टेट बरादरी से ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब से और प्लस प्राइम मिनिस्टर से कि प्लीज़ खुदारा इस सेक्टर को देखें। ये सेक्टर आप लोगों की नेक नामी का बायस बन सकता है, आपके वोट बैंक को बढ़ा सकता है। आप सिर्फ इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर दें। टैक्सेशन एक अलग चीज़ है, बट जो फैसिलिटेशन है अगर उसको कर लें, और जो लोगों के पैसे स्टक हुए हुए हैं अगर उनका किसी तरीके से मैकेनिज्म हो जाए, बन जाए, और बन सकता है, तो लोग आपको बहुत दुआएं देंगे। ऐसे भाई टाइम देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। अस्सलाम वालेकुम।